आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन एनालिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर। देखिए, एक तो कुछ दिन गुजर गए, मैं आ नहीं सका लिया, मेरी ये तो तबीयत खराब थी। पहले मैं नहीं 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 सर। इनाग्रेशन में दोस्त आए थे, उनको मैं इनाग्रेशन 4 साल बाद होती है और उसमें हमारे मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, बाहर की स्टेटों से। तो फिर मेरा वॉशिंगटन डीसी में मॉरल ऑब्लिगेशन समझता हूँ, किसी को लंच कराओ, डिनर कराओ। उस पीरियड में मैं जरा बिजी रहा, मेरी माजरत। नहीं नहीं तो सर, ये जो आप डिनर्स और लंच करवाते हैं और जिस तरीके से डिग्निटरीज आपके पास आती हैं, तो मैंने अपने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है और इसमें शामिल भी हुए हैं। आपने हमें भी जो है वो बिल्कुल। डिग्निटरी समझ के लंच और डिनर करवाया हुआ है, नहीं दोस्त समझ के। बल्कि मैं व्यूअर्स को तस्वीरें भी दिखाऊं। साजिद तार साहब वहां पर पहुंचे, उनकी जो मुलाकातें हुई इनॉग्रेशन के बीच, जो जो सेरेमनीज थी वहां पर साजिद तार साहब मौजूद रहे और उनसे ट्रम्प की फैमिली, उनके दोस्तों, सबसे उनकी मुलाकातें रही। ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं। हमने कहा, हम मैंने ये सोचा हुआ था कि जब साजिद साहब आएंगे प्रोग्राम में तो हम व्यूवर्स तक ये पिक्चर जरूर पहुंचाएंगे। साजिद साहब, सबसे पहले तो सर दो तीन मैं आपके सामने खबरें रख देती हूँ जो अमेरिका की हैं और जो इंडिया पाकिस्तान की भी हैं, लेकिन आप फिर उसको खुद ही जिस तरीके से भी टेकअप करना चाहिए। सर, एक तो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसके अंदर सदर्न बॉर्डर पे ट्रूप्स पहुंच चुके हैं। मैक्सिकन बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो फौजें लग गई हैं और ट्रम्प साहब ने एक ही 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये कर दिया है कि अब जहाज भर के जा रहे हैं। लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। जो आइस जो ये हैं एजेंसी, वो पहुंच रही है, लोगों को पकड़ रही है और भरपूर इस वक्त हर टेलीविजन चैनल पर यही कुछ चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। सर, एक तो इसके ऊपर भी फरमाइएगा कि ये क्या है और आप इसे कैसे देखते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो ट्रम्प है उन्होंने कहा कि अब मेक इन अमेरिका। तो ये तो मुझे लगता है कि ये जो मोदी साहब ने कैंपेन चलाई थी मेक इन इंडिया, क्या उसको देखकर वो कर रहे हैं। और साथ ही सर ये भी कि जो डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर आए अमेरिका, और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी साहब की मुलाकात होगी ट्रम्प साहब से। तो साई साहब, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। मैं देखिए शुरू कर रहा एक सबसे पहले तो मैं आलिया, जो आपने डिपोटेशन की बात की है, आपकी स्टेट जिसमें इस वक्त आप बैठी हैं, कैलिफोर्निया इज वन ऑफ द बिगेस्ट। वहां से 3 जगहों पे मैं अभी जो देख रहा था, 3 शहरों से सबसे ज्यादा, 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोग डिपोर्ट किए जाएंगे। न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से और टेक्सास से। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलीगल लोग मौजूद हैं। लेकिन देखें, 3 फेजेस हैं इनकी डिपोर्टेशन की। सबसे पहले उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेनेजुएला से गैंग्स आ चुके हैं। सल्वाडोर के गैंग, जिस स्टेट में मैं यहाँ बैठा हूं, उसमें मैरीलैंड में और वर्जीनिया में MS-13 के गैंग्स हैं जो कि सख्त क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इनाग्रेशन स्पीच और उससे पहले भी वो कहते रहे हैं कि वेनेजुएला के गैंग, उन्होंने कोलोराडो के अंदर तबाही फेरी हुई है। 16 मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस वक्त गैंग्स, वेनेजुएला के गैंग्स जो है, उन्होंने अपनी शॉप्स खोली हुई है। दूसरे, उन्होंने कांगो के गैंग्स के बारे में बात की थी। तो ये जहर है और एक खास कर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो कि इन्वेजन। मैंने ट्रूप्स को भेजा है बॉर्डर पे, सदर्न पे, इन्वेजन कंट्रोल करने के लिए। देखें आलिया, 11 मिलियन लोग जो है वो गलती से नहीं आ जाते। वो किसी स्कीम के जरिए, किसी मैंडेट के जरिए, किसी प्लानिंग के जरिए उनको बुलाया जाता है। तो ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी, कैच एंड रिलीज पॉलिसीज, इनके पीछे मैंने शायद कई दफा कहा था कि एक प्लान था पूरा कि इन लोगों को ला के स्विंग स्टेटों में सेटल किया जाए और फिर इस कंट्री को डेमोक्रेट, वन पार्टी रूल बना दिया जाए। तो दर हकीकत ये डेमोक्रेसी के खिलाफ एक साजिश थी और ओबामा इसके अंदर सीरियसली इन्वॉल्व थे। 8 साल उनके और 4 साल बाबा जी बाइडन। तो आपको पता है ना, वो स्टेज से चढ़ जाए तो उतरते नहीं थे, उतर जाए तो चढ़ते नहीं थे। तो ये दर हकीकत, बल्कि इस वक्त माइक जॉनसन जो कि हमारे इस वक्त स्पीकर हैं हाउस के, उनका गूगल करके देख लीजिएगा। उन्होंने अपने वर्ड, अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मैंने जाके व्हाइट हाउस में एक मीटिंग में, पहले तो कहता मिलते ही नहीं थे 6-6 महीने, अब कहते हैं स्पीकर, मैंने कंप्लेन की उनसे कि प्रेसिडेंसी के बाद मेरा सेकंड नंबर आता है हायरार्की में, गवर्नमेंट के चार्ट में। तो मुझे नहीं मिल रहे तो दूसरे लोगों को किस तरह मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मैं व्हाइट हाउस में गया तो मैंने बाइडन साहब के सामने बैठ के कहा था कि आपने गैस जो है वो बंद कर दी है, यूरोप को देना बंद कर दिया, LNG गैस आपने बंद कर दी। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं की है। आपको किसने कहा कि मैंने की? उन्होंने कहा, देखिए मेरे पास पेपर है, आपने बंद की। उन्होंने कहा, ये हालात थे कि लोग, मेरा कंट्री ओबामा साहब चला रहे थे।
तो ये एक चीज है, इसकी सफाई बहुत जरूरी है। और दूसरा आलिया, एक और बात है, आपने देखा होगा कि अमेरिका का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें 8 साल रिपब्लिकन आता है, फिर 8 साल डेमोक्रेट आता है। ये सिस्टम ने पेंडुलम की तरह चलता है कि एक उसको 8 साल में वो पेंडुलम को खींच के फार लेफ्ट पे ले जाएगा, दूसरे ने आके उसको फार राइट में ला के दरमियान में चीजें एडजस्ट करनी होती है। दिस इज हाउ द सिस्टम वाज क्रिएटेड। उन्होंने 13 मिलियन बंगा लिए, उसमें से जो गलत लोग हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा, दूसरे लोग यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ये इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। और दूसरा, ड्रग आ रही थी बहुत ज्यादा सदर्न बॉर्डर से, बच्चे मर रहे थे, चीजें हो रही थी, तो ये किसी ना किसी ने तो एडजस्ट करना है इन चीजों को। अब दूसरी तरफ मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूं कि भारत की डिप्लोमेसी के बारे में बात करें। मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है, मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपने डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ है। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर होंगे। हमारे सिटिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मैं इस वक्त बता सकता हूं कि आपके कितने जजेस, चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इनके बच्चे कहां हैं। दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान। आपके सर्विंग कई जर्नैलों के बच्चे वहां पाकिस्तान में नहीं। तो आप किन लोगों की बातें करती हैं? हम उनके साथ कंपेयर, मेरे जैसे बंदे गलत है। मैंने आज किसी को कहा टीवी चैनल पे, मैंने कहा यार 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं उफ। गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग, नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। पीटीआई के 6 ग्रुप हैं, 10 तो गिरबान है, बदतमीजी का तूफान है, सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में टिकटॉक करते हैं। देख ले 3-4 यूट्यूबर हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका कारोबार है डॉलरों में। यूट्यूब तो बिजनेस है। कल यहां पे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने कैपिटल हिल पे जाके जो बदनामी का बायस पाकिस्तान का वो बने, आप सोच नहीं सकते। पहले ही आपका पासपोर्ट का नंबर जो है नीचे से 5वें नंबर पर है। कल उन्होंने सारी डर्टी लॉन्ड्री धोई यहाँ पे, वो भी डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों के सामने। मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा, लेकिन चले आगे चलते हैं। उस रोटंडा के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी में जहां इनाग्रेशन हुई, उसको मैंने बड़ा उसका एनालाइज करने की कोशिश की कि यहां पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे जो सीटें थी, दे आर वेरी वैल्यूएबल सीटें थी, बहुत वैल्यूएबल सीटें। उसमें उषा वैंस को देखा है, तो वो भी जेडी वैंस के साथ बैठी, किस वजह से? आईवी लीग लॉ स्कूलों से पढ़ी है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जज वहां पे उसका ओथ लेने के लिए आया था, वो उसी की क्लर्क रह चुकी है। उषा के पीछे भी स्ट्रेंथ उसकी एजुकेशन। उससे पीछे चले, सुंदर पिचाई देखें, उसके पीछे विवेक रामास्वामी देखें। विवेक रामास्वामी बायोमेडिसिन पढ़ के आया, तो लॉ स्कूल में जब गया, उस वक्त भी उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा थी, अभी अंडर ग्रेड था। जब लॉ स्कूल ग्रेजुएट किया, हिज नेट वर्थ वाज $11 मिलियन। उसका वालिद यहां पीएचडी करने आया था, डंकी लगा कर नहीं आया था। उसके बाद मैंने देखा विवेक रामास्वामी, काश पटेल को देखा, ब्रुकलिन के उसके माँ बाप आए यहाँ पे ब्रुकलिन से। फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पे हरमीत ढिल्लों को देखें, और उसके बाद बेशुमार लोग हैं उसमें। सामने जो पहली कुर्सी थी सामने, डॉक्टर जयशंकर, फॉरेन ऑफिस को ज्वाइन किया 1977 में, 48 ईयर्स अपनी जेब में डाल के फिर रहे, डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस। आपको अपने फॉरेन ऑफिस का पता है, फॉरेन मिनिस्टर का पता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या इसाकदार है? है ना? पर सर पता नहीं, इसाकदार है शायद। 77 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिप्लोमेसी।
दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन है कि वो वजीर आजम के समधी, उनके पास ये कंपैरिजन आप खुद कर लें कि आप तरक्की करेंगे, करनी चाहिए, क्यों करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। उससे आगे चलते हैं, चलें, ये तो सर डिप्लोमेसी हो सर जयशंकर को तो देखिए सीट कौन सी थी, ट्रम्प साहब के बिल्कुल सामने वाली गई, सीट पे बैठे। पहले से बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी उसमें छोड़े, आगे चलें, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, मैंने तो एक एक लफ्ज मुझे अभी जबानी याद है, मैं को रिटर्न चीजें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा ये शौक भी है, मैं देखता हूं मुझे कि दुनिया में हो क्या रहा है, दिस इज माई सब्जेक्ट मैटर, मैं वकील हूं खुद। उन्होंने आए पहली मार्को रूबियो ओथ ली, तो पहली मुलाकात वो भी डॉक्टर जयशंकर से, और उसमें बायलैटरल बातें भी हुई हैं, क्वाड के बारे में भी बातें हुई। इस एक सिंगल ट्रिप के अंदर जो डॉक्टर जयशंकर साहब यहां से जो अचीव करके गए हैं, मैं वो आपको अर्ज करना चाह रहा था। पहली मीटिंग मार्को रूबियो की ओथ के बाद डॉक्टर जयशंकर की, उनकी मीटिंग एनएसए से इसी ट्रिप में 6 सेक्रेटरीज, इस कैबिनेट जो अभी बन रही है उसके जो बनने वाले 6 सेक्रेटरीज हैं, उनसे मुलाकात उनकी। फिर जो क्वाड के लिए जितने फॉरेन मिनिस्टर आए उनके साथ मुलाकात उनकी। फिर अर्जेंटीना के मिले, हैवियर मिले, जो उसके सदर हैं अर्जेंटीना के, उनके साथ उनकी मुलाकात। और फिर क्वाड के सारी मीटिंगें सेट करके बायलैटरल बातें करके वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने वहां जाके, एक तो 26 नवंबर है उनका कॉन्स्टिट्यूशन डे, और उसके बाद क्वाड की मीटिंग उसकी तैयारी करनी। लेकिन आप कहां हैं, मैं ये भी, चलें इसी पे कंपैरिजन कर लेते हैं। आपके बच्चों को, आपके बच्चे यहाँ पे सपूत है हमारे, वो लाउड स्पीकर लेकर एम्बेसी के बाहर खड़े होकर स्पीकर पे मोहसिन नकवी को गालियां निकाल रहे थे। ये कब हुआ है सर, कल हुआ है? ये ओह, परसों की बात है, परसों। मोहसिन नकवी साहब को एम्बेसी के सामने खड़े होके बदतमीजी का तूफान उन्होंने खड़ा किया। ये तो वो थे ना जो कोई डंकियों से आए हुए थे या जिस तरह किस तरह, दूसरे जो इंग्लिश बोल लेने की सलाहियत रखते थे यूट्यूबर, उन्होंने कल रशीदा तालब और दूसरे, वो भी डेमोक्रेट हैं, 4 डेमोक्रेट कांग्रेसमैनों को बिठा के पाकिस्तान के खिलाफ जो वो कर सकते थे बातें उन्होंने की, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स, हमारा जो वजीर आजम जेल में है, ह्यूमन राइट्स। अब मैं जरा बताना चाहूंगा उनके ह्यूमन राइट्स उसके दौर के क्या थे, मुर्शद पाक का अपना ह्यूमन दौर क्या था। 4 वजीर आजम जेल में थे इमरान खान के पीरियड में। वो 4 कौन थे? नवाज शरीफ जेल में थे, खाकान अब्बासी जेल में थे, राजा परवेज अशरफ जेल में थे, यूसुफ गिलानी जेल में थे, एक सदर आसफ जरदारी जेल में थे, एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ जेल में थे, नवाज शरीफ की बच्ची जेल में थी, हनीफ अब्बासी जेल में था, राना निसार जेल में था, और ख्वाजा आसफ जेल में था। बताएं जरा ये। हाँ, उनके पास ऐसा कोई बंदा नहीं था जो यहां पे पैसे लगा के कैपिटल हिल पे ये ड्रामा कर सके। ये इनकी खूबी है। 127 आर्टिकल जेल से नवाज शरीफ नहीं लिखने की सलाहियत रखता। वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन जेल से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। वो 45-46 कांग्रेसमैनों से कोई भी रेजोल्यूशन पास, ये मैं मानूंगा बात कि पाकिस्तान दुश्मनी की एक्सट्रीम है। ये एक तरफ क्या हो रहा है, भारत कहां जा रहा है, भारत कहां जा रहा है, और आप कहां जा रहे हैं, ये डेस्टिनी का फर्क होता है। ये शादी चीजें साहब कहां अभी से जब ये आती है। बातें कर रहे थे ना, मुझे याद जी आ जी, गया, अगर आपको याद हो उस दौर में प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान पंजाब यूनिवर्सिटी के जो थे, उनको हाथों में हथकड़ी लगा के लाया गया था। बिल्कुल याद है आपको? बिल्कुल याद है। कोई किसी की इज्जत सेफ नहीं थी। बल्कि मौसम बेग को देखें, इनके दोस्त थे, सपोर्टर थे, मौसम बेग की जो हालत की थी। मौसम बेग का इंटरव्यू मुझे अभी सामने याद आता है, कहते हैं मुझे पुलिस वाले थप्पड़ मार मार के वीडियो बना के इसको भेज रहे थे। वहां इंसानी हकूक का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। लेकिन चले कोई नहीं। मैं और जो जो जिन यूट्यूबर्स ने यहाँ पे आके कल जो किया है, वो दोनों एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे रहे हैं, दोनों के दोनों। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ही एस्टेब्लिशमेंट का था। पाकिस्तान में एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ये था। ये उन्हीं का फर्ज बनता है इसको वाइंड अप करें, क्योंकि बनाया उन्होंने था। ये हमारे ऊपर पाकिस्तान की तबाही का ये तोहफा, ये चाहिए जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा साहब को मुबारक हो। इसको अपना अब इसको वाइंड अप करें। ये आपकी एग्जिस्टेंस का मसला बन गया। ये टीटीपी के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल, टीटीपी दुश्मन है ना आपकी, हमले कर रही है, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है सेम है, दोनों का मंशूर सेम है।
दोनों दोनों की मंजिल एक है। तो चले, हमें कहने के लिए कह देते हैं दुनिया की जी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है आईएसआई फलाना। तो यार इनका क्या करोगे? इसका भी तो कुछ करो, ये जान छुड़ाओ इससे हमारी यार। तुम लेकर आए थे पहले, बाप इसका कहता था बाप है, पहले कहता था बाप है मेरा, आर्मी चीफ बाप होता है। फिर वो उनको, अभी मुझे एक समझ नहीं आई इस बात की कि पहले मीर जाफर मीर सादक कहता था, आज नया नाम रख दिया आसम मुनीर साहब का, या टू, या खान टू उनको, या टू। हाँ या खान टू उसका नाम, ये नया नाम रख दिया। पता नहीं फिर ये क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है क्या फौज है? गुड टू सी वाले जज हैं, गुड टू सी वाले जर्नैल है। मेरी तो कुछ समझ से पा रही है पाकिस्तान कहां देखे साथ, मैंने बता रहा हूं डिप्लोमेसी इजराइल को पीछे छोड़ रहा है भाई भारत इस वक्त। और किससे छोड़ रहा है? सिर्फ तालीम की वजह से, सिर्फ तालीम। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल भारत से निकाल दिया जाए, भारत के हालात भी आप जैसे ही, रिश्वत वहां भी ये चीजें, लेकिन तालीम की वजह से जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। अगलों को व्हाइट हाउस में एडवाइजर रखना पड़ा है, कृष्णान तो वो ग्रीन कार्ड होल्डर है, एडवाइजर है, एक भी डिग्री अमेरिका की नहीं है, भारत से पढ़ गया है। अच्छा। आगे चले, उसमें भी छोड़े इसको। कल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि मैं बताना चाहूंगा दुनिया कहां जा रही है, आप पत्थर के लोग, पत्थर के जमाने के लोग बनने वाले हैं। वो कैसे? यहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 500 मिलियन का प्रोजेक्ट एक अनाउंस किया है, और उस प्रोजेक्ट को इन्होंने अनाउंस किया, ये इस वक्त बहुत चैटर चल रहे हैं उसके हवाले से, आल्टमैन की और इलान मस्क की कई चीजें इस वक्त निकल रही हैं जो सामने आ रही हैं। बल्कि उस पर बल्कि मेरी एक कोशिश होगी कि उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम आपके साथ करूं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है और इतनी श्योर। वैल्यूएबल। स्टारगेट का ऐलान किया 500 बिलियन का, जिसके बारे में आल्टमैन ने ऐलान किया। जो मैं उसमें से थोड़ा सा निकालूंगा, उसके बारे में इलान मस्क ने ट्वीट किया है कि इनके पास पैसे नहीं है, और आल्टमैन के दरमियान उनकी थोड़ी सी चल रही, बल्कि चक्करस चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब से भी क्वेश्चन किया गया, भाई आप ये आपके ये टेक वाले बच्चे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, ये एक दफा फिर करेंगे। थोड़ा सा मैं बताना ये चाहूंगा कि 3-4 चीजें हैं। इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा, मेरी मादरे मिल्लत, मेरी मां के क्या फ्यूचर है। एक चीज है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो अब उसके ऊपर तो ग्रिप हो चुकी है, वो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर जज्बात भी डाल दिए गए, उसमें सारा कुछ डाल दिया गया है, जिसने 40-45-50% जाबे दुनिया की खत्म कर देनी एजीआई ने। उसके बाद अगला लेवल है एएसआई का, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, वो दूसरा दौर आज आ रहा है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, और उसके ऊपर अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल यहां से बाहर ना निकले किसी दूसरे कंट्री के पास, और वही सुपर पावर रिमेन होगा, दुनिया में रहेगा जिसके पास एएसआई होगा। अब ये जो मैं स्टार गेट के बारे में बताना चाहता हूं, स्टार गेट के अंदर कई कंपनियों ने मिलके, ओपन चैट जीपीटी, ओपन आई, इन सब ने मिलके इसके अंदर पैसे लगाए। नवीडिया भी इसमें आएगा, इसके अंदर अबू जबी का बैंक भी पैसे लगा रहा है, इसमें साफ बैंक भी पैसे लगा रहा है, आर्टमैन लगा रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, बनाएंगे क्या, करेंगे क्या? कैंसर की वैक्सीनेशन बनाएंगे, ओ। और एक छोटे सा मामूली टेस्ट से, मामूली टेस्ट के साथ, ब्लड टेस्ट के साथ, हर इंसान की, दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है, 48 घंटे के अंदर उसकी कैंसर की वैक्सीनेशन बना के उसके हाथ में दे दी जाए। इसमें मेरी मादरे मिल्लत, जो कि मैं मुझे सारा दिन गालियां देते हैं आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज, मैं पढ़ता भी नहीं कि देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके, को सर पढ़ तो उर्दू या सके। पंजाबी, उर्दू या पंजाबी की आती है मैं सुने भाई, एक क्या दो है मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर, बेअसर। वो कहता है ये भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, क्या नाजुक बातें करोगे? उसको एजीआई एएसआई से उसका क्या मतलब? ये तो बने हैं, वाहिद कौम दुनिया पे देख रहा हूं आलिया, जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। और 77 साल हो,
70 साल। चले, मैं दुख होता है जब मैं देखता हूं चीजें। देखिए ना, एक साजिद साहब नेचर। एक और बात की थी सर, एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रम्प ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस हम्म। वक्त, देखें दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशो है उसकी। तो नेशनलिज्म। मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर किस तरह डिफाइन करोगे। मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा, जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा उसको, और उस बच्चा, हर बच्चा दिन में 10 घंटे मैथ और इंग्लिश पढ़ेगा। मैं इस चीज को 10 साल रिपीट करूंगा, तब बात करूंगा कि दुनिया में हम किस जगह पे खड़े। उनको बताऊंगा क्या है, एएसआई क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन चले, इनकी मर्जी, कहते ना पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्फाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां पे काले पानी के लिए भेजा था, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे मुझे शौक था। अफसोस के साथ कि वहां पे भी पार्टीशन की थी, उसमें भी हमारा बहुत कम था कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा सरदार सिख थे, मरते रहे बेचारे, जान करते रहे। हमने तभी तो इसी चीज का एहसास नहीं है, हमें इस आजादी का, फ्रीडम का कोई एहसास नहीं। हमने वी जस्ट वेस्टेड इट, आई एम सॉरी टू से दैट। मैं बल्कि उसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को, मैंने एक आदमी आज तक, मैंने वो बनारस से था, वो 2 दफा उसको अंडमान आइलैंड के ऊपर सजा में ब्रिटिश लोगों ने भेजा। और मैं आपको बताऊं कि वहां पे जो उनकी जिंदगी क्या होती थी, उनकी जिंदगी सुबह 6 से 10 बजे वो उनको नारियल का तेल निकालने के लिए लाया जाता था, ऊपर से मारा जाता था। और दुख से कहूंगा, उनको मारने वाले कौन होते थे? वो भी कैदी होते थे, लेकिन पठान मुसलमान होते थे मारने वाले। अफसोस के हम्म। साथ और कई चीजें जो आज तक मुझे पाकिस्तान या किसी और हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिली, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उसके बारे में पढ़ रहा जरूर हूं सर। कि आजादी की कीमत क्या है, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं आजादी की कीमत क्या है, नहीं पता। उसकी कदर होती तो इन्होंने जो 2 यूट्यूबर्स ने, मुझे एक एक कांग्रेसमैन का पता है, उनका नथिंग टू डू विद व्हाइट हाउस, नथिंग टू डू विद रिपब्लिकन पार्टी, नथिंग टू डू विद द पॉलिसी। और इन्होंने जो किया है और इसका जो इमेज बना रहे हैं पाकिस्तान में कि शायद कि इसी अगले हफ्ते में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन 2 खुशखबरियां भी आपको मैं बताना चाहूंगा जो पाकिस्तान, देखिए खुदा की तरफ से ठीक चीजें होती हैं, और आप वैसे भी आप चल रहे हैं किसी और की चीजों पे, आपका तो कमाल नहीं है। 2 चीजें रिसेंटली हुई हैं कि तालिबान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि बाइडेन इनको बिलियंस देता रहा है और मैं वहां पे इतना कीमती असला छोड़ के हूं, हम वापस लेंगे। तालिबान ने भी उसका जवाब दिया है। लेकिन तालिबान वही तालिबान है जो टीटीपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जो आपके लिए खतरा है, अब उनको भी डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके पीछे जाएंगे। दैट इज वन गुड न्यूज फॉर यू। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली इंटरनेशनल किसी लीडर से बात हुई है तो वो एमबीएस के साथ, मोहम्मद बिन सुलमान के साथ हुई है, सऊदी अरेबिया से, क्योंकि वो $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। उसमें आपका फायदा क्या है, मैं बता देता हूं। मोहम्मद बिन सुलमान वही है जिनकी घड़ियां आपने बेची थी। मोहम्मद बिन सुलमान वही है जिनके जहाज में बैठ के आपने गालियां निकाली थी, तो उसने जहाज से निकाल दिया। मोहम्मद बिन सुलमान वही है जिसको आप पंजाबी में वहां सऊदी अरेबिया में होटलों में गालियां निकालते रहे, और उनके एम्बेसडर जो है उनको ट्रांसलेट कराते रहे। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके रिलेशनशिप आपकी आर्मी के साथ बहुत अच्छे हैं।
हमारा जब भी नया आर्मी चीफ बनता है पहला दौरा सऊदी अरेबिया का होता है, तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक है, इट मीन्स कि you already have a foot in the White House, you already have some connections in there. So इसमें ये मैं दो चीजें आपके साथ कहना चाह रहा था, ये मेरा अपना एनालिसिस था, अपने दुख जी, थे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, एक दुखी नहीं सर, पाकिस्तानी हूँ, जख्मी पाकिस्तानी हूँ। एग्जैक्टली नहीं साजिद साहब, आपने बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनके ऊपर पेश किए। हमेशा ही आप प्रोग्राम में बहुत सारे इश्यूज पर वो इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं जो पहले जो है वो लोगों को नहीं पता होती, लोगों तक पहुंचती है। हमने जो आपने टॉपिक्स कहे उसके ऊपर भी हम जरूर प्रोग्राम करेंगे। सर, अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। थैंक